अरे भाई जरा सोचो, जब पूरी दुनिया यूरोपीय ताकतों के आगे घुटनों पर आ गई थी, जब भारत को अंग्रेजों ने झुकाया, जब चीन को अफीम के नशे में डुबो दिया गया, जब इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस सब गुलाम बन चुके थे, तब भी जापान खड़ा था पूरी अकड़ और आत्मसम्मान के साथ। क्यों? आज मेमोरीज ऑफ फिश में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। जापान कभी यूरोपीय ताकतों का गुलाम क्यों नहीं बना? पुर्तगाली सबसे पहले निकले, उन्होंने अफ्रीका के किनारों पर झंडा गाड़ा, स्पेन अमेरिका में पहुंचा और तहस नहस कर दिया। फिर ब्रिटेन, फ्रांस, डच सब आ गए। सबको चाहिए था सिर्फ एक चीज, लूट। अरे सुनो भाई, इन देशों के लिए बाकी दुनिया कोई संस्कृति या समाज नहीं थी, बस संसाधन का गोदाम थी। मसाले, सोना, रेशम, जमीन और मजदूर। पार्ट टू, लेकिन जापान। पार्ट टू, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे जापान क्यों नहीं? आखिर वो भी तो एशिया में ही था, चीन और भारत के पास। बिल्कुल सही सवाल। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं इस रहस्य को। पार्ट थ्री, जापान खुद उपनिवेशवादी निकला। भाई सबसे पहली बात, जापान गुलाम बनने लायक नहीं था, क्योंकि वो खुद गुलाम बनाने वाला था। 1600 के दशक में उसने ryukyu आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया, फिर कुरिल आइलैंड्स पर दावा किया और रूस से एग्रीमेंट कर लिया। 1825 में चीन से जंग जीतकर ताइवान लिया और 1910 में तो पूरा कोरिया निगल गया। और वहीं में तो जापान की फौजें सिंगापुर से लेकर फिलीपींस तक पहुंच गईं। तो साफ बात, जापान कॉलोनाइज नहीं हुआ क्योंकि वो खुद कॉलोनाइजर था। पार्ट 4, पुर्तगाली और जापान की पहली मुलाकात। 1834 में कुछ पुर्तगाली व्यापारी गलती से जापान के तनेगाशिमा द्वीप पर पहुंचे। अब ये गलती से था या चालाकी से, ये तो वही जाने, लेकिन जापानी लोग चौकन्ने हो गए। पुर्तगाली अपने साथ लाए थे फायर आर्म्स यानी बंदूकें। जापानी लोगों ने उन्हें देखा, समझा और जल्द ही खुद ही बनाने लगे। अरे भाई सोचो, 16वीं सदी में जब बाकी दुनिया तीर धनुष से लड़ रही थी, तब जापान में बंदूकें बन रही थीं। पार्ट 5, व्यापार और धर्म का घालमेल। पुर्तगाली चीन से रेशम और चीनी मिट्टी लाते थे और बदले में जापान से चांदी लेते थे। क्यों? क्योंकि चीन ने जापान से सीधा व्यापार बंद कर रखा था। वजह थी जापानी समुद्री लुटेरे। अब देखो चालाकी, पुर्तगाली बीच में बिचौलिया बन गए। चाइना, पोर्चुगल, जापान, चांदी वापस चाइना। ये व्यापार तगड़ा चला, लेकिन साथ में मिशनरी भी घुसे, क्रिश्चियनिटी फैलाने। पार्ट 6, गुलामी का काला अध्याय। पुर्तगाली व्यापारी कुछ और भी कर रहे थे, जापानी औरतों को गुलाम बनाकर बेच रहे थे। किंग सेबास्टियन टरे को जब पता चला तो उन्होंने 1874 में इस पर रोक लगाई, लेकिन सब कुछ बंद नहीं हुआ। तब टोयोटामी हिदेयोशी, जापान का द ग्रेट यूनिफायर, नाराज हो गया। 1557 में उसने पुर्तगाली मिशनरी को धमकी दी और 1543 में 26 ईसाइयों को सूली पर चढ़ा दिया। भाई ये सीधा संदेश था, हम तुम्हारे धर्म, तुम्हारे व्यापार और तुम्हारे झूठे वादों से बचने वाले हैं। ये पार्ट 7, शाकोकु नीति, जापान की सबसे तेज चाल। अब जरा ध्यान दो, 1698 में तोकुगावा शोगुनाटे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। शाकोकु नीति लागू हुई, मतलब देश को पूरी तरह बंद करना। कोई विदेशी अंदर नहीं, कोई जापानी बाहर नहीं, सिर्फ डच व्यापारियों को डेजिमा नाम की कृत्रिम द्वीप से सीमित अनुमति। अरे भाई सोचो, आज की भाषा में कहें तो जापान ने एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया। पार्ट 8, अमेरिका की धमकी और बुद्धिमानी वाला जवाब। 1843 में मैथ्यू पेरी 4 ब्लैक शिप्स लेकर आया, अमेरिका का नेवी ऑफिसर, जिसने कहा बंदरगाह खोलो वरना हम और जहाजों के साथ लौटेंगे। जापान ने लड़ाई नहीं की, उसने दिमाग से काम लिया, बंदरगाह खोले और मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दी। 1868 मेजी रेस्टोरेशन आया, देश को औद्योगिक, सैन्य और वैज्ञानिक रूप से ताकतवर बनाया गया। पार्ट 9, तो क्या बचाया जापान को? चलो अब पूरा सार समझो। जापान ने समय रहते दरवाजे बंद कर दिए, उसने धार्मिक हस्तक्षेप को रोका, वो तकनीकी रूप से तेज और सैन्य रूप से तैयार था, यूरोप दूर था, जापान में बहुत लूट नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, वो एकजुट था, सांस्कृतिक रूप से मजबूत था। आउटरो, दर्शकों से कनेक्शन और सवाल। तो भाई आज की कहानी से एक बात समझो, कभी कभी लड़ने से ज्यादा जरूरी होता है समझदारी से दरवाजा बंद कर लेना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर जापान ने शाकोकु नीति ना अपनाई होती तो क्या वो भी भारत या अफ्रीका की तरह गुलाम बन जाता? कमेंट करके बताओ, मैं सब पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। और अगर ऐसे ही इतिहास के दिलचस्प किस्से सुनने हैं